हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिकम टॉपर पर। और हम लोग पढ़ रहे थे अपनी फिजिक्स की क्लास में यूनिट 3 विद्युत धारा। और हमने इस यूनिट का जो थ्योरी पोर्शन है वो हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। और कल की क्लास में हम लोगों ने इस यूनिट के न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 तक के जो हमारे न्यूमेरिकल्स हैं उनको बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हुए पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था। तो आज की क्लास में हम लोग उसी के आगे जो बचे हुए न्यूमेरिकल्स हैं उनको आगे कंप्लीट करेंगे। और इससे रिलेटेड जो पीडीएफ है, तो जब हमारे टोटल न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो जाएंगे, यानी 23 नंबर तक के जो हमारे न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं वो सभी जब कंप्लीट हो जाएंगी, तो टोटल की एक साथ जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी। और वैसे भी आपको डेली इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलना है, क्योंकि जब तक आप स्वयं नहीं लगाएंगे तब तक आपको न्यूमेरिकल्स नहीं आ सकती। क्योंकि ऐसे देखने में तो लगता है कि हम ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन फिर जब हम करते हैं उसमें जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो फिर हमको वहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इसलिए आप इनको डेली बेसिस पर रिवाइज कीजिए, यानी आप यहाँ से समझिएगा पहले और फिर अपने आप से जो अपनी नोटबुक में इन क्वेश्चंस को लगाइएगा। और बाकी जो कोई दिक्कत होगी तो एट लास्ट आपको पीडीएफ तो मिल ही जाएगी, तो वहाँ से आप उसको चेक भी कर सकते हैं। और आपकी बुक में पीछे आंसर्स भी दिए हुए हैं, तो आपको वहाँ से कैलकुलेशन करके आंसर्स भी मैच करना है। और जो क्वेश्चन ना आए उनको फिर आपको पीडीएफ में देखना है। और फिर भी अगर आपकी समझ में नहीं आता तो क्वेश्चन नंबर, यूनिट नंबर लिखकर आप कमेंट करें। हम अपने डाउट सेशन में आपको ज़रूर इन सभी जो न्यूमेरिकल्स होंगे, आपके जो डाउट होंगे उनको क्लियर किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 9। कल हमने 8 नंबर तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। तो चित्र 3.30 में दर्शाए नेटवर्क की प्रत्येक शाखा में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए, यानी हमको आई का मान ज्ञात करना है यहाँ पर। और ये हमारा फिगर बना हुआ है, और तो इसी फिगर के माध्यम से हमको जो इसमें प्रवाहित धारा है उसका मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिए एक व्हीट स्टोन सेतु हमको दिया हुआ है। व्हीट स्टोन सेतु के स्टेप में हमको यहाँ पर मान दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमको लगाना होगा किरचॉफ के नियम, जो किरचॉफ के 2 नियम हमने पढ़े थे उनका यहाँ पर हमको यूज़ करना है। और फिर उसी तरीके से बंद पास और ओपन पास के हिसाब से हम यहाँ पर टोटल जो धारा है, यानी प्रत्येक शाखा में प्रवाहित धारा है, वो हम यहाँ पर निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो आप अपनी बुक में फिगर देख सकते हैं, ये हमने यहाँ पर फिगर बनाया हुआ है उसी, यानी कि इसी क्वेश्चंस का। तो इसमें हम देखेंगे ABCD और GH तक हमने यहाँ पर डिनोट किए हैं जो हमारे सिंबल्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, हमको जो हमारे समीकरण है, क्योंकि हम जटिल परिपथ में धारा निकालने के ही जो नियम होते हैं वो उन्हीं को हम किरचॉफ के नियम कहते हैं। तो हम यहाँ पर लगाएंगे पॉस ABDA। आप देखिएगा फिगर में ABDA पर किरचॉफ नियम से, ABD में किरचॉफ नियम लगाएंगे। तो ये देखिए, ये है A, B और D और पुनः A, ये हमने यहाँ पर लिए वो। तो इसमें देखिए धारा यहाँ से I1 IR, ये टोटल धारा यहाँ पर बट गई I1 और I2 अलग अलग पास में यहाँ पर धारा बट गई। तो हम एक तरफ से लेंगे, यानी कि यहाँ से। तो ये हो जाएगा हमारा 10I1 प्लस 5I3 माइनस 5I2 बराबर 0। ये हमारा समीकरण हुआ। और इसको सरल कर लेते हैं, तो 2I1 प्लस I3 माइनस I2 बराबर 0। इसको मान लेते हैं क्या, समीकरण नंबर 1। अब क्या है, दूसरा पास लेते हैं, यानी पास BCDB, यानी कि पास BCDB से, यानी इस तरफ वाले के, ये जो पार्ट 1 है ये 2, तो यानी इस वाले पास से हमको निकालना है मान। उसी तरीके से एक समीकरण बनाना है बेसिकली यहाँ पर। तो BCDB से जब बंद पास BCDB लेंगे तो यहाँ पर 5I1 माइनस I3 क्योंकि यहाँ पर जो धारा होगी वो होगी I1 माइनस I3 धारा यहाँ पर जाएगी, क्योंकि I3 यहाँ से चली गई इधर B पॉइंट से, और फिर जब आगे जाएगी तो I1 माइनस I3 ही होगी। और फिर यहाँ पर होगा माइनस 10I2 प्लस I3 माइनस 5I3 बराबर 0। तो 5I1 माइनस 5I3 माइनस 10I2, और ये हो जाएगा माइनस का 10I3 माइनस 5I3 बराबर 0।
तो अब जब इसको हम क्या करेंगे, इसको जब हम सरल करेंगे यानी सभी अगर हम जोड़ घटा के आएंगे तो लास्ट में हमारा क्या आएगा, यानी एट लास्ट आएगा I1 माइनस 2I2 माइनस 4I3 बराबर 0, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब हमको क्या करना है, अब हमको यानी कि पूरा पॉश लेना है ABCGHA। तो आप देखिएगा फिगर में पॉश ABCGHA से, आप फिगर वहाँ पर देख सकते हैं ABCGHA से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर हम करेंगे 10I1 प्लस 5I1 माइनस I3 प्लस 10I बराबर 10, और यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2I प्लस 3I1 माइनस I3 बराबर 2, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। थोड़ा सा लॉन्ग सवाल लगेगा क्योंकि यहाँ पर परिपथ भी बढ़ा दिया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा लॉन्ग सवाल हो जाएगा। तो देखते हैं फिर आगे, यहाँ पर 3 समीकरण हमारे प्राप्त हो गए। अब बिंदु ए पर संधि के नियम, बिंदु ए पर जब हम संधि का नियम लगाएंगे, बिंदु ए पर संधि का नियम लगाएंगे तो वहाँ पर हो जाएगा I1 प्लस I2 बराबर I, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4। इसी पर समीकरण 4 से हम I का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 5I1 प्लस 2I2 माइनस I3 बराबर 2, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 5। अब क्या हो जाएगा, 5 प्लस 1 को जोड़ने पर, यानी समीकरण नंबर जो 5 है और जो 1 है उसको जोड़ देंगे तो 7I1 प्लस I2 बराबर 2, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 6। तो कई सारे समीकरण हमको यहाँ पर बनाने पड़ेंगे, बहुत सारे इक्वेशन बनाने पड़ेंगे, तो आपको देखते हुए चलना है कि कहाँ से क्या यहाँ पर किया जा रहा है। तो 7I1 प्लस I2 बराबर हो गया 2, ये समीकरण नंबर 6 हो गया। अब क्या, समीकरण 1 को 4 से गुणा करके, यानी जो समीकरण नंबर 1 है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस समीकरण 2 में जोड़ देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 9I1 माइनस 6I2 बराबर 0। तो यहाँ से I2 का मान आ जाएगा 3/2I1, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 7। अब क्या करेंगे, समीकरण 6 में मान रखने पर, 6 में मान रखने पर I2 का, और I2 का जब मान रख देंगे तो हमको I1 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो इसी तरीके से हमको यहाँ पर निकालना है। तो जब यहाँ पर हम मान रखेंगे I2 का तो यहाँ से हो जाएगा I2 बराबर 3/2 इंटू 4 इंटू 17 बराबर 6/17 एम्पियर, यानी I2 का मान क्या आ गया, 6/17 एम्पियर। ये यहाँ से हमको I2 मिल गया। अब क्या है, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से क्या होगा, यहाँ पर हमको I3 का मान मिल जाएगा। समीकरण नंबर 3 से I3 बराबर I2 माइनस 2I1, और ये हो जाएगा 6/17 माइनस 2 इंटू 4/17, यानी कि I3 आ गया हमारा, I3 कितना आ गया, I3 आ गया माइनस का 2/17 एम्पियर। ये आ गया यहाँ पर हमारा। तो यहाँ पर देखिए 2 शाखाओं के लिए जो मान है धारा का मान वो हमने यहाँ पर निकाल दिया, यानी BC और AD शाखा में जो धारा होगी वो होगी 6/17 एम्पियर, और जो BD में धारा होगी वो होगी -2/17 एम्पियर। और आपको क्या करना है, आपको जो बची हुई और जो धाराएं हैं यानी AB में धारा और CD में धारा, तो ये आपको स्वयं निकाल लेनी है। जो समीकरण ऊपर बनाए हमने उसी की सहायता से आपको मान निकालना है। तो 2 मान यहाँ पर हमने निकाल दिए हैं, बाकी मान आपको यहाँ पर स्वयं निकालने हैं, यानी शाखा AB में धारा और शाखा CD में धारा। तो ऊपर समीकरण दिए हुए हमको I1 यानी कि हमको I2 और I3 के मान पता है, तो और जहाँ हमको चाहिए यानी कि AB में और CD में जो धारा है यानी कि AB और CD में धारा हम यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं जब हमको मान पता है I2 के और I3 के। तो ये आपको स्वयं करना है। अब हम देखते हैं अपने अगले यानी क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं साथ में, यानी किसी मीटर सेतु में जब प्रतिरोधक S बराबर 12.5 ओम हो तो संतुलन बिंदु सिरे A से 39.5 सेंटीमीटर की लंबाई पर प्राप्त होता है। R का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, यानी एक न्यूमेरिकल फॉर्म को ज्ञात करना है। फिर व्हीट स्टोन सेतु या मीटर सेतु में प्रतिरोधों को संयोजन के लिए मोटी कापर की पत्तियां क्यों प्रयोग में लाते हैं। तो इसमें
न्यूमेरिकल के साथ थ्योरेटिकल पोर्शन का भी हमको क्वेश्चन का आंसर देना है। आर तथा एस को अंतर बदल करने पर उपरोक्त सेतु का संतुलन बिंदु ज्ञात कीजिए। और यदि सेतु संतुलन की अवस्था में है तो गैल्वेनोमीटर को और सेल को अंतर बदल कर दिया जाए तब क्या गैल्वेनोमीटर कोई धारा दर्शाएगा। तो ये 3 क्वेश्चंस के हमको आंसर देने हैं। तो चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर देखते हैं। तो क्या हमको दिया हुआ है, सबसे पहले ए नंबर के लिए L1 का मान दिया हुआ है 39.5 सेंटीमीटर और R हमको यहाँ पर निकालना है। S का मान दिया हुआ है 12.5 ओम। तो हम यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे क्या, P अपान Q बराबर R अपान S। और यहीं से एक हमको डिटेल्ड फार्मूला लगाना होगा, यानी L1 अपान, क्योंकि मीटर सेतु के लिए फार्मूला होता है माइनस L1 बराबर R अपान S। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से R बराबर L1 अपान 100 माइनस L1 और इंटू S। तो यहाँ से हमको R का मान प्राप्त हो जाएगा, यानी कि R बराबर यहाँ पर हम मान रखेंगे L1 का 39 इंटू 5 इंटू 12 इंटू 5, ये इसका मान हो गया, और 100 माइनस 39.5। तो यहाँ से R का मान आपको स्वयं निकालना है, यानी आपको सिर्फ और सिर्फ इसका कैलकुलेशन करना है और मान यहाँ पर हमको प्राप्त हो जाएगा। तो ये मान हमको ओम में यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, जो कि आपको कैलकुलेशन के बाद निकालना है। अब उसी में एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन था कि व्हीटस्टोन सेतु या मीटर सेतु में प्रतिरोधकों के संयोजन के लिए मोटी कापर की पत्तियाँ ही क्यों प्रयोग में लाते हैं। तो इसलिए क्योंकि जो कापर का प्रतिरोध होता है, जो मोटी पत्तियों का प्रतिरोध होता है तांबे की, वो क्या होता है, यानी कापर की पत्तियों का प्रतिरोध ये होता है नगण्य। इसीलिए संयोजन में इनका प्रयोग किया जाता है ताकि परिणाम में क्या हो, शुद्धता बढ़ जाती है, क्योंकि प्रतिरोध जो होता है वो नगण्य होता है सीओ की जो मोटी पत्तियां होती हैं, इसीलिए इनका उपयोग किया जाता है संयोजन में। अब देखिए इसी का बी नंबर क्वेश्चन। तो बी नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो इनकी स्थिति है उनको आपस में बदल दिया जाए, यानी आर व एस को परस्पर बदल दिया जाए। तो यहाँ पर हम बी नंबर के लिखेंगे आर का मान जो कि एस का था पिछले में, यानी 12.5 ओम, और एस का मान 8.16 ओम। और यहाँ पर हमको मान निकालना है क्या, एल का मान निकालना है, क्योंकि ऊपर कहा गया आर और अंतर बदल करने पर उपयुक्त सेतु का संतुलन बिंदु, और संतुलन बिंदु होता है इसमें एल। तो एल का मान हमको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो एल का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, वही फॉर्मूला जो हमने अभी लगाया है क्वेश्चन नंबर ए में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा एस अपान आर बराबर एल अपान 100 माइनस एल, क्योंकि हमने फार्मूला को क्या कर दिया है, आपस में बदल दिया है। तो यहाँ से आ जाएगा एल अपान 100 माइनस एल बराबर 12.5 अपान 8.16। और यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 8.16 एल बराबर 12.5 इंटू 100 माइनस 12.5 इंटू एल। अब क्या करेंगे, एल और एल को एक तरफ हम यहाँ पर पक्षांतर कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 8.16 एल प्लस 12.5 एल बराबर 12 यानी कि 50। तो फिर यहाँ से एल कॉमन हो जाएगा और एल बराबर जो मान निकलेगा वो आपको यहाँ पर निकाल लेना है और अपने आंसर से पीछे मैच कर लेना है, बुक के आंसर पीछे दिए हुए हैं। तो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन करना है, यानी इनको हम आपस में जोड़ देंगे, जो 8.16 है और 12.5 है, और फिर हम यहाँ पर उसको डिवाइड कर देंगे किसमें, 1250 में हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। हमारा आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर में, और यही होगा इस मीटर सेतु का संतुलन बिंदु। तो अब देखते हैं हम आगे, जो हमारा क्वेश्चन नंबर सी दिया हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर सी में कहा गया था कि अगर हम क्या करें, यदि सेतु के संतुलन की अवस्था में गैल्वेनोमीटर और सेल का अंतर बदल कर दिया जाए तब क्या गैल्वेनोमीटर कोई धारा दर्शाएगा। तो इसका आंसर होगा कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि पहले P अपान Q बराबर R अपान S ये होता है, लेकिन हमने क्या कर दिया, आपस में बदल दिया। तो उस स्थिति में क्या फार्मूला होगा, तो यहाँ पर फार्मूला होगा R अपान P बराबर S अपान Q, या ये कह सकते हैं हम कि R अपान S बराबर P अपान Q। तो ये यहाँ पर लगभग इक्वल ही फार्मूला प्राप्त हुआ। तो सेतु के संतुलन की स्थिति में धारा मापी और सेल की स्थितियाँ अगर परस्पर
बदली जा सकती हैं और धारा मापी में होकर धारा प्रवाहित नहीं होगी, धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो ये हमारे क्वेश्चन यानी कि हमारे आंसर से आपको कैलकुलेशन सिर्फ करना है और आंसर आपका आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है 8 वोल्ट विद्युत वाहक बल की एक संचायक बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध है को श्रेणी क्रम में 15.5 ओम के प्रतिरोधक का उपयोग करके 120 वोल्ट के डीसी स्रोत द्वारा चार्ज किया जाता है। चार्ज होते समय बैटरी की टर्मिनल वोल्टता क्या है और चार्जकारी परिपथ में प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में संबद्ध करने का क्या उद्देश्य है। तो एक न्यूमेरिकल के साथ एक थ्योरेटिकल पोर्शन यहाँ पर जुड़ा हुआ है, तो हम इसको देखेंगे यानी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम नोट डाउन कर लेंगे क्या दिया हुआ है हमको। तो यहाँ से हमको दिया हुआ है आर का मान 0.5 ओम और कैपिटल आर का मान 15.5 ओम और यहाँ पर हमको वी का मान दिया हुआ है 120 वोल्ट और यानी कि 8 वोल्ट विद्युत वाहक बल यानी ई का मान 8 वोल्ट हमको दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा कि हमको निकालनी है बैटरी की टर्मिनल वोल्टता। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्योंकि 2 वोल्टेज हमको दिए गए हैं तो हम यहाँ से लगाएंगे फॉर्मूला I बराबर E/R प्लस स्मॉल r। लेकिन यहाँ पर ये जो हमको टर्मिनल वोल्टता रखनी है तो टर्मिनल वोल्टता के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे V माइनस ई रखेंगे यानी 120 माइनस 8 यहाँ पर हमको करना होगा क्योंकि टर्मिनल विभवांतर यानी कि हमको टर्मिनल वोल्टता निकालनी है। तो ये होगी यानी यहाँ से जो ई बराबर V माइनस IR से, तो ई बराबर यहाँ पर आएगा जो 120 माइनस 8 यानी ये वाला मान हम यहाँ पर उठाकर रखेंगे क्योंकि 2 वोल्टताएँ हमको दी गई हैं और नीचे 15.5 प्लस 0.5 तो ये ऊपर हो गया हमारा कितना, ऊपर हो गया 112 और नीचे हो गया हमारा 16। तो यानी आई का मान क्या आ गया, आई का मान आ गया 7 एम्पियर। 7 एम्पियर मान आ गया हमारा आई का। और हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है यहाँ पर वोल्टता। तो ये होगी V बराबर E प्लस IR यानी कि 8 वोल्ट प्लस 7 इंटू 0.5 यानी कि V हो जाएगी 11.5 वोल्ट। ये आ गया हमारा क्वेश्चन का आंसर। और नीचे जो थ्योरेटिकल पोर्शन पूछा गया था, क्या क्वेश्चन था हमारा कि चार्जकारी परिपथ में प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में संबद्ध करने का क्या उद्देश्य है। तो श्रेणी परिपथ बाह्य डीसी सप्लाई से ली गई धारा को सीमित करता है और बाह्य प्रतिरोध की अनुपस्थिति में संचायक बैटरी द्वारा धारा के मान से अधिक धारा प्रवाहित हो सकती है। तो श्रेणी क्रम संयोजन हमने क्यों किया था, श्रेणी क्रम संयोजन हमने किया था किसके लिए, आई मैक्सिमम ऑब्टेन करने के लिए। हमने वहाँ पर जब संयोजन पढ़ा था सेलों का तो हमने वहाँ पर आपको बताया था कि हमको सेलों को संयोजित करने का सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य क्या है, आई मैक्सिमम ऑब्टेन करना यानी धारा का मान मैक्सिमम निकालना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है किसी पोटेंशियोमीटर व्यवस्था में 1.25 वोल्ट विद्युत वाहक बल के एक सेल का संतुलन बिंदु तार के 35 सेंटीमीटर लंबाई पर प्राप्त होता है। यदि उस सेल को अन्य सेल द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो 63 सेंटीमीटर पर स्थानांतरित हो जाता है जो संतुलन बिंदु है। तो दूसरे सेल का विद्युत वाहक बल क्या होगा। तो डायरेक्ट फार्मूले में मान रखना है, देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर हम देखें क्या मान हमको दिए गए हैं। तो E1 1.25 वोल्ट और E2 का मान हमको यहाँ पर निकालना है और दिए हुए हैं L1 35 सेंटीमीटर और L2 63 सेंटीमीटर। तो सीधा सा फार्मूला होता है पोटेंशियोमीटर यानी विभव मापी के लिए E प्रोपोर्शनल टू L यानी कि E1 अपान E2 बराबर L1 अपान L2। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से E2 बराबर हम लोग क्या कर लेंगे L2 अपान L1 इंटू E1। और आपको क्या करना है, यहाँ पर सीधे मान रख देना यानी 63 अपान 35 इंटू 1.25। तो हमको सीधे से यहाँ पर केवल और केवल फार्मूला लगाना था और हमने यहाँ पर फार्मूला लगा के आपको बता भी दिया। और आपको सिर्फ कैलकुलेशन करना है तो E2 का मान यहाँ पर हमको प्राप्त हो जाएगा। सिर्फ जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो जो कि होगा किसमें, वोल्ट में हमको यहाँ पर मिल जाएगा E2 का मान। और आंसर आपको मैच कर लेना है बुक से। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। किसी तांबे के चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का संख्या घनत्व 8.5 × 10⁻28 मीटर क्यूब आकलित किया गया है। 3 मीटर लंबे तार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक अपवाह करने में इलेक्ट्रॉन कितना समय लेता है। तार की अनुप्रस्थ काट दी हुई है और
3 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। तो यहाँ पर हम सबसे पहले नोट डाउन कर लेंगे क्या हमको दिया हुआ। तो इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व 8.5 × 10⁻28 मीटर क्यूब ये दिया हुआ है। उसके बाद तार की लंबाई 3 मीटर दी हुई है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2 × 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। तार में धारा का मान यानी I 3 एम्पियर और इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये दिया जाए या ना दिया जाए आपको स्वयं ही इसको याद रखना है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपवाह वेग यानी अनुगमन वेग वाले फार्मूले से हम यहाँ पर Vd का मान निकालेंगे। तो Vd बराबर होगा I/NEA। तो सबसे पहले हमको Vd का मान निकालना होगा, तब हम T का मान निकाल पाएंगे L और Vd की सहायता से। तो यहाँ पर सबसे पहले ऊपर रखेंगे I का मान यानी 3 नीचे 8.5 × 10⁻28 × 1.6 × 10⁻19 × 2 × 10⁻6। अब क्या करेंगे, जो ये सभी पावर हैं इन सभी को हम क्या लाएंगे, ऊपर लेकर आएंगे और फिर हम इस जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पर आंसर आएगा 1.103 करके समथिंग आएगा 10⁻⁻4 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये आ गया किसका, अपवाह वेग का मान। और इसके बाद क्या करना है, तो ये अपवाह वेग का जब हमारा मान आ जाए तो यहाँ पर T बराबर क्या कर देंगे L/Vd। और L का मान हमको दिया हुआ है 3/1.103 × 10⁻⁻4 और 10⁻⁻4 ऊपर लेकर आएंगे। और इससे जब हम क्या करेंगे, इसे जब हम भाग देंगे तो आप देखिएगा यहाँ पर 11 दिया हुआ है, ऊपर हो जाएगा 30। तो 11 2 पॉइंट समथिंग कुछ जाएगा यहाँ पर, भाग हमारा T बराबर 2 पॉइंट और फिर देखिए 30 हो जाएगा। तो 2 और बचेगा 8, तो 11 8 88 होता है। तो यहाँ पर क्या होगा 7 यानी कि 2.7 × 10⁻4 सेकेंड समथिंग इतना होगा। आपको कैलकुलेशन करके देखना है, सभी क्वेश्चंस की आपको कैलकुलेशन करना है जिससे कि आपको एग्ज़ाम में आप अच्छी तरीके से कर सकें। क्योंकि ये जो कैलकुलेशन होते हैं पावर वाले, नीचे से ऊपर जाने में पावर धनात्मक होना ऋणात्मक होना, इन सभी चीज़ों का आपको तभी ज्ञान होगा जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो इसलिए तो ये आ गया आंसर, यानी कि समय आ गया 2.7 × 10⁻4 सेकेंड। और आपको याद रखना है, आप ये डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं या आपकी बुक में दूसरी तरह से भी आंसर दिया हो सकता है, जो कि होगा जब हम इनको सेकेंड्स को किस में बदलेंगे, हावर में बदलेंगे। तो आवर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 7 आवर और समथिंग मिनट, यानी कुछ मिनट भी आएंगे 30 के आसपास। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। और ये आंसर भी आपका करेक्ट है, यानी दोनों आंसर सही हैं। या आप सेकंड में निकालें, या आप मिनट में निकालें, या आप घंटे में निकालें, कहीं पर भी आपको समय निकालना है, लेकिन सभी जगह जो आंसर होना चाहिए एग्जैक्ट होना चाहिए, सही होना चाहिए। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 13। तो जो 13 नंबर के हमारे क्वेश्चन थे 13 नंबर तक के, तो वो थे सभी हमारे जो ऊपर वाले क्वेश्चंस हो गए। अब ये जो 14 नंबर से क्वेश्चन आगे होंगे 23 तक, ये सभी हैं अतिरिक्त क्वेश्चन। अतिरिक्त क्वेश्चन का मतलब होता है कि जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए गए हैं, तो ये थोड़ा सा इनका जो लेवल है वो थोड़ा सा हाई हो जाता है, इसलिए आपको इनको अच्छी तरीके से समझते हुए चलना है। और काफ़ी ये लॉन्ग भी होते हैं, तो इनको देखते हुए हम चलेंगे क्या कैसा इसमें रहेगा। तो सबसे पहला इसमें क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 को हम देखते हैं, जो कि है पृथ्वी के पृष्ठ पर ऋणात्मक पृष्ठ आवेश घनत्व इतना दिया हुआ है। वायुमंडल के ऊपरी भाग और पृथ्वी के पृष्ठ के बीच 400 किलोवोल्ट विभवांतर क्षेत्र बनाए रखने हेतु, थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, यानी कि थोड़ा सा जो क्वेश्चन है वो बीच का यहाँ पर हटा हुआ है, हम बुक से इसको देखे ले रहे हैं। तो यानी कि 400 किलोवोल्ट विभवांतर के परिणामतः समूची पृथ्वी पर केवल 1800 एम्पियर की धारा है। यानी यहाँ पर एक लाइन मिसप्रिंट हो गई है, 1800 एम्पियर की धारा है। आप अपनी बुक से इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, वहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 14 दिया हुआ है वहाँ से आप इसको देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर बीच में एक लाइन जो है वो मिसप्रिंट है। यदि वायुमंडलीय विद्युत और फिर यहाँ से शुरू हुए क्षेत्र बनाए रखने हेतु प्रक्रिया ना हो तो पृथ्वी के पृष्ठ को उदासीन करने हेतु कितना समय लगेगा। और ये क्वेश्चन में दिया हुआ है सभी, और पृथ्वी की त्रिज्या का मान दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं इसको क्वेश्चन नंबर 14 को।
सबसे पहले इसमें हम नोट डाउन करेंगे क्या कुछ हमको दिया हुआ है। तो पृथ्वी की त्रिज्या आर ई बराबर 6.37 इंटू 10⁻6 मीटर, ये यहाँ पर दी हुई है। और पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो जिसको हम व्यक्त करते हैं किससे, सिग्मा से 10⁻⁻9 कूलाम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसे ही हम मीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 10⁵ बटे मीटर स्क्वायर। अब क्या है, वायुमंडल से पृथ्वी पर धारा आई बराबर 1800 एम्पियर। उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है पृथ्वी के निरावेशन में समय यानी टी का मान हमको निकालना है, और पृथ्वी के सतह पर कुल आवेश। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, पृथ्वी की सतह पर कुल आवेश, और हमको पृष्ठ घनत्व तो पता है तो हम आवेश का मान बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो Q बराबर क्योंकि होता है सिग्मा इंटू ए, पृष्ठीय क्षेत्रफल इंटू ए, और पृथ्वी के लिए यहाँ पर क्या होगा, सिग्मा इंटू 4 r e स्क्वायर, ये हो जाएगा यहाँ पर। अब क्या है, हमको आवेश पता है तो समय का मान यानी Q बराबर आई टी से, तो Q बराबर आई टी से T बराबर क्या हो जाएगा, T बराबर हो जाएगा Q अपान आई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 r e स्क्वायर इंटू सिग्मा अपान आई। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर हम मान रख देंगे सभी जो हमारे टर्म्स हैं उनके। 4 इंटू पाई का मान 3.14 इंटू आर ई का मान 6.37 इंटू 10⁻6 का होल स्क्वायर इंटू 10⁻⁻5 अपान 1800। तो ये हो गया लगा समय, यानी समय टी का मान यहाँ पर हमको क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। और ये आपका वर्क है, यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करनी है और मान निकलेगा सेकंड में, यही होगा हमारा आंसर। तो देखिए हमने सभी टर्म्स को आपको बता दिए, यानी जो फॉर्मूले लग रहे थे वो हमने बता दिए, एक सीक्वेंस में इसको हमने यहाँ पर सेट कर दिया और सभी मान को यहाँ पर रख दिया है। आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, फिर जो मान है उसको आपको नीचे लिखना है और अपनी बुक से उस क्वेश्चन को मैच कर लेना है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो फिर आप इसमें वीडियो देख सकते हैं, या फिर क्योंकि यहाँ पर सिर्फ कैलकुलेशन करनी है तो आप बार बार अपनी कैलकुलेशन को चेक करिएगा। आप मिस्टेक आपने अगर नहीं की है तो आपको क्वेश्चन एग्जैक्ट आएगा जो हमारी बुक में दिया हुआ है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, 6 लेड एसिड संचायक सेलों को जिसमें प्रत्येक का विद्युत भागबल 2 वोल्ट है तथा आंतरिक प्रतिरोध इतना दिया हुआ है। इस बैटरी का उपयोग 8.5 ओम प्रतिरोधक के साथ श्रेणी संबद्ध है। तो धारा की आपूर्ति के लिए बैटरी से कितनी धारा ली गई है और टर्मिनल वोल्टता, यानी धारा का मान टर्मिनल वोल्टता का मान निकालना है। और फिर एक बी नंबर में क्वेश्चन है कि एक लंबे समय तक उपयोग में लाए गए संचायक सेल का विद्युत भागबल 1.9 वोल्ट है, विशाल आंतरिक प्रतिरोध 380 ओम है। सेल से कितनी अधिकतम धारा ली जा सकती है, क्या सेल से प्राप्त यह धारा किसी कार की प्रवर्तक मोटर को स्टार्ट करने में सक्षम होगी। तो इन दोनों क्वेश्चन को चलिए देखते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले हम नोट डाउन करेंगे, हमको दिया क्या हुआ है, ई बराबर 2 वोल्ट दिया हुआ है, एन बराबर 6, यानी कि 6 लेड एसिड संचायक सेलों को आपस में जोड़ा गया है। और यहाँ पर स्मॉल आर यानी आंतरिक प्रतिरोध का मान है 0.015 ओम और कैपिटल आर का मान है 8.5 ओम। अब क्या करना है, हमको यहाँ पर धारा का मान निकालना है। तो यहाँ पर वो देखिए संयोजन वाला फार्मूला श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम संयोजन का फार्मूला आप याद कीजिएगा, वहाँ पर जब हमने संयोजन पढ़ाया था सेलों का तब वहाँ पर हमने आपको ये फार्मूला बताया था कि I बराबर NE अपान R प्लस NR। इसी सिचुएशन में यानी इसी कंडीशंस में हमको मैक्सिमम धारा ऑब्टेन होगी, यानी कि मैक्सिमम धारा हमको प्राप्त हो गई। तो बैटरी द्वारा ली गई धारा इसी प्रकार से हमको यहाँ पर निकालनी है। तो 6 इंटू 2 अपान 8.5 प्लस 6 इंटू 0.015 ये आ गया। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, I बराबर 12 अपान 8.59 ये हो गया। तो इसका जब हम भाग देंगे तो ये आएगा हमारा लगभग 8 दूनी 16 यानी कि 1.4 एम्पियर के समथिंग, यानी I का मान आ गया हमारा 1.4 एम्पियर समथिंग। तो ये भी हमको एक आंसर निकालना था, तो यानी I का मान हमको यहाँ पर प्राप्त हो गया, I बराबर 1.4 एम्पियर। अब क्या करना था, अब निकालनी थी टर्मिनल विभवांतर। तो V बराबर IR, टर्मिनल विभवांतर के लिए I का मान 1.4 इंटू 8.5, तो V का मान यहाँ से आप गुणा कर लेंगे, आ जाएगा किसमें
वोल्ट में, और फिर आपको आंसर मैच कर लेना है। अब क्या करेंगे, अब इसका जो बी नंबर है उसको देखते हैं। तो इसका बी नंबर क्वेश्चन से सेल से ली गई अधिकतम धारा, सेल से ली गई अधिकतम धारा यानी कि I बराबर E/R प्लस R, और यहाँ से क्या होगा, अधिकतम धारा के लिए R शून्य होता है, ये एक कंडीशन होती है। तो I बराबर यहाँ पर E का मान यानी कि I मैक्सिमम होगा E/r। तो I मैक्सिमम निकालने के लिए क्या होगा, E का मान है 1.9 और R का मान है 380 बी नंबर क्वेश्चंस में, ये होगा एम्पियर। तो क्या होगा, ये देखिए, और ये हो गया 1/200। तो I मैक्सिमम का मान आएगा क्या, 0.005 एम्पियर। तो ये बी नंबर क्वेश्चन के लिए धारा का मान निकल गया और हमारा आंसर निकल आया। तो इस प्रकार से जो हमारे क्वेश्चंस हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 15 भी हमारा इसी तरीके से कंप्लीट होता है। केवल और केवल फॉर्मूले में मान रखने थे, और बी नंबर क्वेश्चन से मैक्सिमम धारा ऑब्टेन करनी थी, और ऊपर धारा का मान और टर्मिनल वोल्टता का मान निकालना था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। और उससे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो हमारा एक थ्योरेटिकल भी लास्ट में एक लाइन पूछी गई थी कि कार की प्रवर्तक मोटर को चलाने के लिए क्या ये धारा यानी कि सक्षम होगी चलाने में। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कार की प्रवर्तक मोटर को चलाने के लिए बहुत अधिक धारा यानी कि लगभग 100 एम्पियर की धारा की नीड होती है, यानी 100 एम्पियर की धारा की ज़रूरत होती है किसी प्रवर्तक मोटर को चलाने के लिए। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो 0.005 एम्पियर की धारा हमको प्राप्त हुई है, तो इसीलिए सेल कार की प्रवर्तक मोटर को चलाने में सक्षम नहीं है। ये इसका आंसर होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, यहाँ पर दो समान लंबाई की तारों में एक एल्यूमिनियम का है, दूसरा क्या है, कॉपर का है। इनके प्रतिरोध समान है, दोनों तारों में कौन सा हल्का है। और अतः समझाइए ऊपर से जाने वाली बिजली केबलों में एल्यूमिनियम के तारों को क्यों पसंद किया जाता है। तो ये दो क्वेश्चन हमारे दिए हुए हैं, इनमें हमको पहले तो हम थोड़ा सा न्यूमेरिकल मान निकालेंगे यहाँ पर, फिर हम जो हमारे थ्योरेटिकल पोर्शन है उसका भी आपको आंसर देंगे। तो 16 नंबर क्वेश्चन है, इसमें हमको दिया गया क्या, रो एल्यूमिनियम का यानी कि आपेक्षिक घनत्व 2.63 × 10⁻⁸ ओम मीटर, और इधर कॉपर का भी हमको दिया गया है रो Cu बराबर 1.72 10⁻⁸ ओम मीटर। अब क्या है, इन तारों के अनुप्रस्थ परिच्छेद क्या दिए हुए हैं, ए एल्यूमिनियम और ए Cu के लिए, ये दोनों भी दिए हुए हैं, और तारों के प्रतिरोध समान है। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, क्योंकि R बराबर ये फार्मूला होता है रो L/A, और प्रतिरोध दोनों के समान है, यानी कि ये दोनों पक्ष भी यहाँ पर क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। तो यहाँ से हमको क्या एट लास्ट मिलेगा कि रो एल्यूमिनियम अपान रो Cu बराबर ए एल्यूमिनियम अपान ए Cu, ये हमको यहाँ से प्राप्त हुआ। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, यहाँ से हम द्रव्यमानों का अनुपात निकालेंगे। तो द्रव्यमानों का अनुपात निकालने के लिए ये होगा m एल्यूमिनियम अपान m Cu बराबर a एल्यूमिनियम इंटू L इंटू डी। डी आ गए, यहाँ पर क्या है, घनत्व हैं, एल्यूमिनियम अपान a Cu इंटू L इंटू डी Cu। तो यहाँ से L और L क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो m एल्यूमिनियम अपान m Cu बराबर क्या आ जाएगा, रो Al इंटू डी Al अपान रो Cu इंटू डी Cu। तो ये हमको यहाँ से संबंध प्राप्त हुआ, और जब हमको संबंध प्राप्त हो गया तो यहाँ पर हम डायरेक्ट मान रख देंगे जो हमको मान पता है, यानी 2.63 × 10⁻⁸ अपान 1.72 × 10⁻⁻1 और इंटू 2.7 अपान 8.9। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हमको जो मान प्राप्त होगा उसी के अनुसार यहाँ पर हम बता देंगे कौन सा तार हल्का है, कौन सा तार भारी है। तो यही कारण होता है कि जो बिजली केबल में एल्यूमिनियम के तारों का प्रयोग किया जाता है। और हम आपको बता दें कि जो एल्यूमिनियम का तार होता है वो होता है हल्का। यहाँ से जब आप न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे तो इनका मान आपस में जो द्रव्यमान है, तो उसमें एल्यूमिनियम का द्रव्यमान आपको कम देखने को मिलेगा, यानी कि कॉपर की अपेक्षा में एल्यूमिनियम का जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, एल्यूमिनियम के तार का द्रव्यमान हल्का होता है,
और इसीलिए यही कारण है कि बिजली केबलों में एल्यूमिनियम के तारों का प्रयोग किया जाता है, और यदि कॉपर के तारों का प्रयोग किया जाए तो खंभे और अधिक मजबूत बनाने होंगे। तो आप समझ गए होंगे आई होप कि किस प्रकार से। ये तो न्यूमेरिकल का यहाँ पर कोई भी यूज नहीं है, आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं, लेकिन इससे आपका और अच्छा आंसर बनेगा, यानी कि आप क्वेश्चंस को और अच्छी तरीके से प्रूव भी कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमको मान दिए हुए हैं ना कुछ आपेक्षिक घनत्व का मान दिया हुआ है, और यानी कि प्रतिरोधकता भी दी हुई है न्यूमेरिकल फॉर्म में। तो ये इसीलिए दी गई है कि इसका हम यूज करें और फिर वहाँ से द्रव्यमान का मान निकालें और फिर वहाँ से हम हल्का भारी बताएं। और वैसे जो कॉमन सेंस है तो इसी प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा। तो हमको क्या पता चला, जो क्योंकि हमसे यहाँ पर पूछा गया था कि ऊपर से जाने वाली जो बिजली केबल है उनमें एल्यूमिनियम के तार का प्रयोग क्यों किया जाता है, कॉपर का क्यों नहीं किया जाता। तो एल्यूमिनियम का तार जो होता है वो हल्का होता है। तो जो हमने हमारे जो खंभे होते हैं, जो बिजली के खंभे हम बनाते हैं यहाँ पर, तो ये क्या होते हैं, अगर हम कॉपर के तार का प्रयोग करेंगे तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, तो कॉपर के तार का जो m होगा वो क्या होता है, वो होता है ज़्यादा। तो हमको ये जो खंभे हैं, बिजली के जो खंभे हैं, ये हमको क्या होंगे, और मजबूत बनाने होंगे, जिससे और परेशानी आ सकती है। कॉपर के जो तार का भार है वो ज़्यादा होगा, तो जब वजन ज़्यादा होगा, द्रव्यमान ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर खंभे और मजबूत बनाने होंगे, नहीं तो हम इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो वहाँ पर नहीं कर सकते। तो यही कारण है कि एल्यूमिनियम के तारों का प्रयोग किया जाता है। वो हल्के भी होते हैं तो आसानी से उनका जो खंभे हैं वो भी हमको ज़्यादा उनमें मशक्क़त नहीं करनी पड़ती, यानी वो खंभे वजन के कारण गिरते नहीं। तो यही कारण होता है। तो हमने यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 15 तक हमारे क्वेश्चन थे, यानी कि 16 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, और कुल 23 क्वेश्चंस हमारी इस यूनिट में हैं। तो जो बचे हुए 7 क्वेश्चन हैं वो हम ट्राई करेंगे कि अगली क्लास में पूरी तरीके से कंप्लीट कर दें। उसके बाद हमारी जो यूनिट 3 है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। देन हम आगे देखेंगे कि कौन सी यूनिट हमको पढ़नी है, तो फिर उसी हिसाब से आपको बताया जाएगा। तो आप इन क्वेश्चंस को देखिएगा, वीडियो समझिएगा, और फिर अपने आप से इन सभी क्वेश्चंस को लगाने का प्रयास कीजिएगा। और जब नहीं आते तो आप इनको देखिएगा, अपने को बुक से आंसर को मैच कीजिएगा, और इसी प्रकार से आपको पढ़ते रहना है। तो मिलते हैं जो बचे हुए सवालों के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।